भारत का मुसलमान इस समय इसकी दुविधा ये है कि दिन में 5 बार तो ऊपर वाले को याद करता है और 50 बार ये याद करता है मोदी को। अब ना तो ऊपर वाला सुन रहा है इस कन्फ्यूजन के चक्कर में और नीचे वाला हटता दिखाई नहीं दे रहा। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका। मुस्लिम वोट बैंक, आज बात इस पर करता हूँ थोड़ी सी। मीडिया ने हमारे दिमाग में स्थापित कर दिया है और कुछ राजनीतिक दलों ने ये थ्योरी परोस दी है कि सब बड़ा यूनाइट वोट बैंक है, बड़ा एकीकृत वोट करता है ये और जीत हार तय करने का मादा रखता है। अब ये एक हद तक सच भी है और दूसरा अगर पहलू देखेंगे तो राजनीतिक दलों की और हमारे आपकी भी दिमाग में बैठी गलतफहमी भी है, उतना सरल नहीं। यहाँ भी वर्ग विभाजन है और हिंदुओं के जाति सिस्टम से बड़ा है, लेकिन दुनिया भर के समाजों में अगर आप बात करें तो जो भारतीय मुस्लिम समाज है या कहना चाहिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुस्लिम समाज है, उसके साथ एक पॉजिटिव चीज़ है। ये इकलौता है जहाँ उच्च वर्ग जो है वो निचले तबके से संख्या में बहुत ज़्यादा है। तो देखने में ये लगता है कि बड़ा एकीकृत है, लेकिन वास्तव में वैसा है नहीं। 7वीं शताब्दी में जब अरब में इस्लाम आया और बिल्कुल अपने शुरुआती दौर में मोहम्मद के बाद जो सत्ता संघर्ष शुरू हुआ उनकी गद्दी पर बैठने के लिए, वहाँ से कबीलाई विभाजन था वहाँ, लेकिन वो जातिगत ना होकर के थोड़ा अलग तरह का था। उसमें आर्थिक पहलू भी था। वहाँ एक बड़ा वर्ग वो भी था कि जिससे आप में कोई निर्णय क्षमता नहीं थी, उसे तो बस फॉलो करना था आकाओं को। लेकिन जैसे ही अरब के घेरे से निकल के, रेगिस्तान से निकल के इस्लाम पर्सिया आया, तो पर्सिया ने इस्लाम अपनाया या पर्सिया पे इस्लाम थोपा गया और इस्लाम ने पर्सिया को अपना लिया। जो पर्सिया की सामाजिक रवायतें थीं उनको इस्लाम ने पकड़ लिया और पर्सिया में जो सामाजिक विभाजन था, वर्गीकरण था, वो काफ़ी हद तक भारतीय समाज जैसा ही था उस जमाने में। फारस के तुरंत बाद जब यहाँ इस्लाम आया तो यहाँ भी जो इस्लाम के हमलावर थे या इस्लाम के शुरुआती सुल्तान थे, नेतृत्वकर्ता थे, उनका इंटरेस्ट यहाँ का जो लोअर क्लास है, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का जो आज का दलित कहा जाता है, उस समय का विभाजन ऐसा नहीं था जैसा आज का था, आज का दिखता है। आज का जो हिंदू समाज का विभाजन है उसमें बड़ा हाथ इस्लाम का है, लेकिन फिर भी जो नोबल क्लास थी, जो पुजारी थे यहाँ के या मिलिट्री लेबर थी, उन्हें पहले इस्लाम में दावत इस्लाम मिली। उन्हें फोर्सफुल कन्वर्जन भी हुए, चालाकी से भी हुए, लालच से भी हुए, तो उनका इंटरेस्ट इन्हें कन्वर्ट करने में था। भारत के लोअर क्लास को, भारत की जो निचला तबका था, उन्हें कन्वर्ट करने में, उन्हें इस्लाम में लाने में शुरुआती इस्लामी आक्रांताओं की भी कोई रुचि नहीं थी। और इसी का नतीजा ये रहा कि इस्लाम में मूलतः 2 वर्ग बन गए। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इल्तुतमिश जो रजिया का बाप था, उसने सबसे पहले जजिया लगाया था भारत में और उसके बाद करीब 250-300 साल तक जजिया जो था भारत में ब्राह्मणों पर लागू नहीं था, उससे छूट थी ब्राह्मणों को। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर भी जजिया लागू किया और ये पॉलिसी थी कि अगर जो यहाँ का सबसे ऊंचे पायदान पर बैठा व्यक्ति है, अगर उसे हम अपने साथ मिला लेते हैं तो यहाँ समाज को बड़े आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। कितने सफल हुए, कितने असफल हुए, ये अलग विषय हो जाएगा। अभी मुस्लिम वोट बैंक पे ही रहते हैं। तो भारत में जो कन्वर्ट हुआ मुस्लिम, उसमें ही फिर 2 वर्ग बने। एक वो था जिसमें शुरुआती दौर में 1100 से लगा करके या 1050 ईस्वी से लगा करके
और करीब मुगल काल तक 1620-1630 तक जो जब मुगल शासन मजबूत हो गया इधर, वहाँ तक जो कन्वर्ट हो गए वो लोग थे। और उन्हें कहा जाता है अभी भी खादिम अल इस्लाम। जो पाकिस्तानी पत्रकार के मुंह से मैंने सुना था कि जितने सैयद अरब में नहीं है उससे ज़्यादा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं। तो ये बन गए साहब सैयद, शेख। ये हिंदुओं में भी उच्च वर्ग था और हिंदुओं से मुसलमान में भी गया तो वहाँ भी उच्च वर्ग ही रहा। जहांगीरनामा में जहांगीर ने भी इसे लिखा है कि एक्चुअल में इनका सैयद से कोई लेना देना नहीं है, ये क्योंकि यहाँ पे भी उच्च वर्ग है इसलिए सैयद। जहांगीरनामा में भी इस चीज़ को जहांगीर ने बताया है। तो ये जो यहाँ वाले लोकली मैन्युफैक्चर्ड सैयद थे या खादिम अल इस्लाम थे, इन्होंने इस्लाम को फैलाने में सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखाई। यहाँ पे हम डूब चुके सनम, तुम्हें टांग पकड़ के डुबाएंगे। और इन्होंने एक तबका तैयार किया जो मुगल काल में और उसके बाद कन्वर्ट हुआ, उसे कहा जाता है जादिद अल इस्लाम। अब जो ये दंगे, फसाद, आतंकवाद, ISIS, कश्मीर में ड्रामेबाजी, ये वो जितने ये इस्लाम के नाम पे आपको ड्रामे मिलेंगे, इसमें कोई आपको जो खादिम अल इस्लाम वाली कैटेगरी वाला है, जो सो कॉल्ड सैयद, शेख, फलाने ढमके हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। आप कश्मीर में जितने टेररिस्ट मरे अब तक, उनका हिस्ट्री निकाल के देखिए, सारे के सारे दूसरे वर्ग के हैं, जादिद अल इस्लाम है। खादिम अल इस्लाम एक भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जो लीडरशिप है, जो इन लोगों को इन्फ्लुएंस करके और फायदा उठाती है, जिसने कश्मीर के आतंकवाद को बिजनेस बनाया और करोड़ों कमाए। आज थोड़े कसे जा रहे हैं नट बोल्ट, वो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने उसे धंधा बनाया आतंकवाद को, वो आपको सारे के सारे कौन मिलेंगे? ये सैयद शेख, जो यहाँ वाले लोकली मैन्युफैक्चर्ड सैयद शेख हैं। वो एक छोटा सा वर्ग, बहुत छोटा सा वो भी है, जो एक्चुअल में जिसके धागे या तार मिडिल ईस्ट से या सेंट्रल एशिया से या पर्सिया से जुड़े हैं, बहुत छोटा है। उसके बाद जो यहीं पे पैदा हुआ, लोकल बना हुआ उच्च वर्ग है मुसलमानों का, वो सबसे ज़्यादा है। तीसरे नंबर पर जो वर्ग आता है वो आपके जादिद अल इस्लाम वाले आते हैं, जो बाद में कन्वर्ट हुए। और इसमें लोअर कास्ट, अपर कास्ट और जो घोर दलित हैं वो सारे आते हैं। और सारा जो मजूरी करवाई जाती है जिहाद की, वो इनसे करवाई जाती है, वो आपके ऊपर वाले नहीं करते। और इस सारे गणित के बीच एक सच्चाई ये है कि भारत में जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका करीब 69% है, इससे थोड़ा ज़्यादा उच्च जातियाँ हैं मुसलमानों की। मुसलमानों में भी जाति व्यवस्था जैसी हिंदू समाज में थी वैसी की वैसी उन्होंने उठा के अपना ली। यहाँ का जो इस्लाम है वो इंडियनाइज किया हुआ इस्लाम है। यहाँ इस्लाम अरब के इस्लाम से अलग है और उस इस्लाम में बाकायदा वैसी ही जातियाँ हैं जैसी हिंदुओं में। और यहाँ पे जो उच्च वर्ग है वो 69% से ज़्यादा है। तो वो जो लोअर क्लास है, निचला तबका है, उससे मजदूरी तो करवाता है, मजूरी तो करवाता है, क्योंकि उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देता। इसमें जो बाद में कन्वर्ट हुए वो उच्च जातियों के लोग भी हैं, फिर OBC के हैं, फिर दलित हैं, पसमानदा हैं। इनका तबका छोटा है। ST, मुस्लिम ST बमुश्किल 2 से 3% होंगे, SC 10-12%। तो वोट बैंक में क्योंकि बाहुल्य उच्च जाति मुस्लिमों का है और वो जो हिंदुओं का उच्च वर्ग है उसके साथ कनेक्ट ज़्यादा आराम से कर जाता है। और उसका दुखदाई पहलू ये है कि 70 साल तो ये कनेक्टिविटी बनी रही, लेकिन अब वर्तमान में ये टूट गया है, कनेक्शन दोनों अलग अलग है। और इसीलिए इस अलगाव ने मुस्लिम वोट बैंक की जो थ्योरी थी उसे ध्वस्त कर दिया। ऐसी सीटें भी हैं जहां आबादी 40% से ज़्यादा है मुसलमानों की, कहीं कहीं 50% भी है, और कहीं कहीं तो वो सीटें भी हैं जब 50% से ऊपर है और फिर भी भाजपा ने वो सीटें, हिंदू प्रत्याशी ने वहाँ जीती। तो वोट तो आया, ये सच्चाई।
वर्ग विभाजन का फायदा यहाँ हुआ और वर्ग विभाजन स्थायी है। मुस्लिम समाज जय भीम का नारा लगाता है, लेकिन वास्तव में वो कभी भी जय भीम या दलित समाज को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने आज तक 500 सालों में जो मुस्लिम समाज का दलित वर्ग है उसे स्वीकार नहीं किया। आज भी मुस्लिम दलित मुस्लिम उच्च वर्ग के साथ ईद नहीं मनाता, उनके साथ नमाज नहीं पढ़ता, उनमें आपस में रोटी बेटी के रिश्ते नहीं चलते। तो जब जो कन्वर्ट हो चुके हैं उन्हें नहीं अपना सका, तो जो कन्वर्ट नहीं हुए उन्हें तो अपनाने का सवाल ही नहीं उठता। इसके आगे की बात करूं, दुनिया में जितने भी कत्ल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या आज उन हत्याओं की है जिसमें अल्लाह अकबर का नारा लगा करके एक मुसलमान दूसरे को मार डालता है। ये इनका आपस में प्यार है, और अपने इस कृत्य को जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारता है, कभी सर कलम करके, कभी सर पे गोली मार के, उसे वो जहाद का नाम देता है और अपने लिए जन्नत की सीट रिजर्व मानता है इसको करने के एवज में। और वो विभाजन सिर्फ अरब में हो, सिर्फ ईरान में हो, सिर्फ आपका अफगानिस्तान में हो या मध्य एशिया में हो, नहीं साहब, वो हिंदुस्तान में भी है। यहाँ क्योंकि ये बहुसंख्य नहीं है, यहाँ हिंदू बहुसंख्य है, इसलिए विभिन्न मुसलमानों में ये नौबत नहीं आती कि एक दूसरे को अल्लाह अकबर करके मार डालें। तो मुस्लिम समाज को भी ये समझना पड़ेगा, या समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में एक मुसलमानों के ग्रुप से दूसरा इसलिए सुरक्षित है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्य है। तो इस इतने विकराल वर्ग विभाजन में कोई अगर ये सोचता है कि नहीं 100% मुस्लिम वोट एक तरफ जाता, तो मेरी नज़र में तो मूर्खता है। इफेक्टिव चीज़ें हाँ ये सही है, या एक है 70 से 90% तक, मिनिमम 70% जो ऊंचे तबके का मुसलमान है वो भाजपा को वोट नहीं करता। उसके बाद पसमानदा और जो निचला तबका है वो कभी अपने भाई के साथ जाता है तो कभी इधर उधर हो जाता है, उसमें से एक छोटा हिस्सा भाजपा को मिल जाता है। लेकिन एक सीट जहाँ पे 40% 35% मुस्लिम आबादी है और हिंदुओं में भी चूंकि जातीय विभाजन है, वहाँ अगर ओवरऑल वोट का 10% भी भाजपा ले जाती है, 5% भी ले जाती है, तो हार जीत का फैसला यहाँ ये वोट कर सकता है या करता है। आप समझिए कि एक लोकसभा में, उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा में अमूमन 20 लाख वोट होता है और करीब उसमें से 12 से 15 लाख वोट डाले जाते हैं। प्रत्याशियों की जातियाँ बड़ा इफेक्ट करती हैं। अब ऐसे में जहाँ टोटल वोट का 7 या 8 लाख मुस्लिम है और उसमें से 80,000 या 1 लाख वोट भाजपा को मिल जाता है, 10% मिल गया, तो ये वोट बहुत बड़ी संख्या हो जाती है और ये हार जीत का फैसला कर देता है। तो ये मिथ के नहीं भाजपा को मुस्लिम वोट नहीं मिलता है या मिलता भी है तो नाम मात्र को मिलता है, ये सही राजनीतिक आंकड़ा नहीं है या सही राजनीतिक फिगर नहीं है। जितना मिलता है वो कुछ सीटों पे नहीं, बहुत सारी सीटों पे हार और जीत का फर्क तय करता है। और लगातार जो पसमानदा मुस्लिम है, जो मुसलमानों का जदीदल इस्लाम वाला तबका है, वो जो दुराव उनका अपने ही बरादरान के साथ रहा है या उन्होंने जिस तरह से इस वर्क का मिसयूज किया है, उसको लेके अलग हुआ है कि ठीक है भाई, सत्ता के मजे तुमने लिए, यहाँ पर जो भी बीमारियाँ फैलाई तुमने फैलाई, पिटे हम घर हमारे टूटे, तो सेक अपनी अपनी देख। और ये विभाजन 2024 में आपको और गहरा होकर दिखेगा और उसके बाद और बढ़ता जाएगा और ये विभाजन ही आखिरी में घर वापसी का रास्ता बनेगा। चुनाव की हार जीत से कहीं महत्वपूर्ण है कि आखिर में एक सनातन राष्ट्र कैसे बन के खड़ा होगा, उसकी प्राथमिक जो आधारशिला बनेगी या नींव बनेगी, उसमें इस बात का बहुत महत्व होगा कि ये लोग घर वापस कैसे आना शुरू होंगे। तो जो घर आना शुरू होंगे वो आएंगे जो बाद में बदले, जो इनका निम्न तबका है, क्योंकि उन्हें वहाँ जाकर भी ना सामाजिक मान मिला, ना बराबरी का दर्जा मिला, स्थिति वही की वही रही। उल्टा हिंदू समाज में जो परिवर्तन हुआ वो बड़ा तेज गति से हुआ। आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक
सामाजिक तौर पर दलितों की स्वीकार्यता बढ़ी है, उन्हें सम्मान बढ़ा है, सिस्टम में जगह मिली है, और इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता है इस सम्मान का कि एक आदिवासी इस देश की राष्ट्रपति है। महामहिम जी इस समय आदिवासी वर्ग से आती हैं, और एक देश का प्रधानमंत्री जिसके पास देश की आधी आबादी का समर्थन है, वो इसी हिंदुओं के निम्न तबके से, निम्न जातीय तबके से आता है और देश उसे इतना प्यार और सम्मान देता है। ये एक सामाजिक परिवर्तन भी दिखा रहा है। कहीं ना कहीं जो मुसलमानों का पसमानदा वर्ग है उसे भी ये समझ में आ रहा है कि जो परिवर्तन जिसकी चाह में कि नहीं साहब इस्लाम में सबको बराबर समझा जाएगा, वो उधर गए थे, उनके पुरखे गए थे, वो लाख दर्जे बेहतर है। वो परिवर्तन कहीं ज़्यादा अच्छे से आया है हिंदू समाज में। हिंदू समाज ने पिछले 80 या 100 सालों में खुद को बहुत ज़्यादा बदला। ठीक है, देखने में कई बार ये लगता है कि नहीं साहब जाति असर अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो राजनीतिक ज़्यादा है, सामाजिक उतना नहीं है। सामाजिक तौर पे एक दूसरे के साथ संबंध ज़्यादा सुधरे हैं। बहुत छोटा तबका है जो आज भी उस युग में जी रहा है कि जहाँ कोई अछूत लगता था या कोई छोटा लगता था। बाकी सामाजिक ताना बाना एक नई दिशा पकड़ गया है और आने वाले 40 से 50 साल में ये दिशा और स्पष्ट होगी और अच्छा समय आएगा जब हिंदू समाज और ज़्यादा सुदृढ़ होकर खड़ा होगा। और यही चीज़ है जो पसमानदा मुस्लिमों को घर वापसी के लिए रिझाएगी। राम।